फ्री पीडीएफ और फ्री टेस्ट आपको कैसे मिलेगा, सबसे पहले मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप जो वीडियो देख रहे हैं ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिटर थ्योरी, उसका वो भी आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए। किसके लिए भाई? आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए फिटर थ्योरी के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और जो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा उसका पीडीएफ कहां मिलेगा, तो उसके लिए आपको वेबसाइट पे विजिट करना है www.globalit.org। जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे ना, उसका कुछ आपको सामने जो होम पेज होगा कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और सबसे आसान कि हमने वेबसाइट को बहुत ही सरल कर दिया। वेबसाइट को आपने वो जो आपको वहां पे उसका एड्रेस दे रखा है www.globalit.org। जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे कुछ इस तरह से ओपन होगा। सबसे फ्रंट में आपको आईटीआई नीमी मॉक टेस्ट, इस पे क्लिक करेंगे आप टेस्ट बिल्कुल फ्री में दे पाएंगे। और आईटीआई नीमी क्वेश्चन पीडीएफ, इस पे क्लिक करेंगे आप पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। मतलब सारी चीजें बिल्कुल, सीबीटी एग्जाम क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर यहाँ पे अपलोड, इस पे क्लिक करके आप जो पहले क्वेश्चन पूछे गए थे उसको देख सकते हैं। और निमी का मॉडल पेपर भी ये देखिए आगे। तो जितने भी यहाँ कॉलम बने बिल्कुल आसान है, आप यहाँ पे क्लिक करके आसानी से अपने काम को कर सकते हैं। नहीं तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा ग्लोबल आईटी। जैसे सर्च करेंगे पहली वेबसाइट मिलेगी globalit.org के नाम से, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे इस तरह से नया टैब ओपन होगा। जैसे ही नीचे स्लाइड करेंगे जो मैंने आपको सब ऑप्शन दिखाया था, यहाँ पे देखिए सामने आपको टेस्ट देना है। आप सिंपल क्लिक कर दीजिए टेस्ट पे, देखिए खुल गया। नीचे को स्लाइड कीजिए। अब यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है कि आपको कौन सा टेस्ट देना है। आप फिटर थ्योरी सेकंड ईयर के, तो देखिए यहाँ लिखा है फिटर थ्योरी सेकंड ईयर मॉक टेस्ट, इस पर क्लिक कर लीजिए। इसके अलावा अदर भी सब्जेक्ट के देखिए वो एट टाइप का आता है, तो उसको बंद करे पे क्लिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फिर आपका नॉर्मल ओपन हो जाएगा। नीचे को आइए, देखिए नीचे स्लाइड करेंगे फिटर थ्योरी सेकंड ईयर टेस्ट 1। सॉरी, आप तो फर्स्ट ईयर के हो ना मैंने सेकंड ईयर ओपन कर दिया, कोई बात नहीं, आप फर्स्ट ईयर के ओपन कर सकते हैं ना। यहाँ देखिए फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर मॉक टेस्ट, फर्स्ट ईयर वाले पे हमने क्लिक कर लिया। क्लिक किया, नीचे को स्लाइड करेंगे, ऐसे ही फर्स्ट ईयर का भी है। फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, जो भी आपको देना है आसानी से क्लिक कीजिए। मान लीजिए टेस्ट 2 देना है, क्लिक किया हमने, जो भी ऑप्शन आ गया यहाँ पे टिक करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, टिक करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, देखिए हो रहा है, देखिए सही हो गया, गलत हो गया, सही हो गया। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से अपने टेस्ट को दे सकते हैं। यहाँ पे टेस्ट दे लेंगे। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया वहां पे भी क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर एक और तरीका है, दो चीजें देखिए फ्रंट होम पेज पे ही सब है। एक तो यहाँ पे आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, थोड़ा सा और नीचे स्लाइड कर दीजिए, यहाँ पे अलग से बना हुआ फिटर थ्योरी पीडीएफ टेस्ट, इस पर क्लिक कर लीजिए। फिर यहाँ देखिए दो ऑप्शन आपके सामने नीचे आ गए, फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर के फर्स्ट ईयर पे क्लिक कीजिए, यहाँ क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद यहाँ देखिए नीचे आइए, स्लाइड कीजिए, देखिए यहाँ पे 200 पार्ट के पीडीएफ अपलोड है। एक पार्ट में लगभग 50 क्वेश्चन है। जो भी पार्ट डाउनलोड करना, मान लीजिए इसको करना है, क्लिक कर दिया हमने, ये आपके सामने डाउनलोड हो गया। इसको मैं जूम कर दूं तो आप देख रहे हैं सभी क्वेश्चन के जस्ट नीचे उसका आंसर दिया हुआ है, जिससे आप मोबाइल फोन में भी बिल्कुल आसानी से देख पाओगे। तो ये बात होगी पीडीएफ की, कैसे आपको पीडीएफ डाउनलोड करना, क्या कहानी है। ठीक है, अब इसको हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्या कह रहा है कि धातु के उस गुण का नाम बताइए जिसमें वो बिना टूटे तार के रूप में खींचा जा सकता है। ठीक है, बिना टूटे। पहला क्या प्रॉपर्टीज दिया हुआ, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है भाई, तो देखिए डक्टिलिटी ही वह प्रॉपर्टीज है, तन्यता, मतलब किसी धातु को आप तार के रूप में खींच सकते हैं। कब खींच सकते हैं, जब उसके अंदर डक्टिलिटी का गुण होगा। जैसे आपने देखा होगा एल्युमिनियम के तार बनाए जाते हैं ना, जाते हो मार्केट में पूछते हैं ना एल्युमिनियम वाला चाहिए, कॉपर वाला चाहिए, मतलब एल्युमिनियम के तार बनाए जा रहे हैं, कॉपर के तार बनाए जा रहे हैं। इसका मतलब उसका तार तभी बनाना संभव है, इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि एल्युमिनियम और कॉपर का तार बना हुआ है, इसका मतलब कॉपर के अंदर या एल्युमिनियम के अंदर किसका गुण है भाई, डक्टिलिटी का गुण है, तभी हम उसका तार बना पाए। अगर किसी भी मेटल के अंदर या जो भी हमारे पास धातु है उसके अंदर अगर डक्टिलिटी का गुण नहीं होगा तो कभी भी आप उसका तार नहीं बना पाएंगे। तार तभी बना सकते हैं जब उसके अंदर डक्टिलिटी का गुण होगा। डक्टिलिटी का गुण होगा तो आप उसे तार के रूप में खींच सकते हैं, वो अभी बिना टूटे। ठीक है, टेनासिटी क्या होती है, तो टेनासिटी का मतलब दृढ़ता से मतलब होता है। किससे मतलब होता है भाई, दृढ़ता से। टेनासिटी में क्या होता है, मान लीजिए कोई भी वस्तु है उस पर हम टेंसाइल फोर्स लगाए, टेंसाइल मतलब खिंचाव वाला। जैसे ये पेन है, मैं इसको दोनों तरफ से खींच रहा हूं तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो टेंसाइल फोर्स लग रहा है। मैं इस पे टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन अब पेन क्या टूटी, देखिए मैं दोनों तरफ इसको खींच रखा हूं, लेकिन अब पेन टूटी नहीं, ना ही फटी। मतलब अगर आप टेंसाइल फोर्स लगाओ और वो वस्तु बिना टूटे बिना फटे क्या करे, उस फोर्स को सहन कर ले, इसका मतलब उस वस्तु के अंदर टेनासिटी का गुण है। ठीक है, तो इसके अंदर भी हमने खींचा है, नेटिव टेस्ट मतलब टेनासिटी का गुण। ये क्या करता है, यह टेंसाइल फोर्स का विरोध करता है, टेनासिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी की बात कर लेते हैं। इलास्टिसिटी क्या होता है, तो इलास्टिसिटी का मतलब है, बहुत ही मजेदार है इलास्टिसिटी, मतलब जब हम उस पर फोर्स लगाएं किसी भी वस्तु पर, उसकी आकृति बदल जाए लेकिन फोर्स हटाते ही वो अपनी प्रारंभिक वाली अवस्था में आ जाए, तो उसको इलास्टिसिटी कहते हैं। आई बात समझ में।
तो इलास्टिसिटी में जैसे मान लीजिए स्प्रिंग, एग्जांपल के तौर पे आप देखो, स्प्रिंग को हम हाथ से दबाते हैं, स्प्रिंग की आकृति बदल जाती है, दबाते हैं छोटी हो जाती है, पर जैसे ही आप हाथ से छोड़ेंगे फिर वो वापस अपने उसी अवस्था में चली जाती है। इसका मतलब है क्या, इसमें इलास्टिसिटी का गुण है। और रबर ले लीजिए, रबर को खींचते हैं बड़ा हो जाता है, छोड़ते हैं फिर छोटा हो जाता है, अपने पहले वाली प्रारंभिक अवस्था में आता था, इलास्टिसिटी का गुण है। ठीक है, कि फोर्स लगाओगे आकृति बदलेगी, लेकिन जैसे ही फोर्स हटाओगे फिर वो अपने पहली वाली स्थिति में आ जाएगा। चलिए, और यह क्या, मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी क्या होता है, मैलेबिलिटी मतलब आघात वर्धनता। अगर इसकी हिंदी वर्ड देखेंगे ना, बड़ा सही आपको समझ में आएगा, आघात वर्धनीयता, इसका हिंदी वर्ड है ना। देखिए इससे क्या कह रहा है, आघात का मतलब चोट करना, वर्धनीयता का मतलब बढ़ना, नाम से पता चल जाएगा। आघात वर्धनीयता, मैलेबिलिटी, अगर किसी भी धातु के अंदर मैलेबिलिटी का गुण, इसका मतलब हम उसे पीट कर चोट लगा, आघात मतलब चोट लगाना, पीटना, पीट कर उसे चादर के रूप में फैला सकते हैं, या फिर रोलिंग मशीन में रोल करके उसके अंदर डाल करके भी हम उसे चादर के रूप में फैला सकते हैं। और चादर के रूप में फैलाने पर पीट करके या रोलिंग के द्वारा अगर उसमें क्रैकनेस ना आए, वह फटे नहीं, तो इसका मतलब उस धातु के अंदर मैलेबिलिटी का गुण है। ठीक है, और यहाँ जो इलास्टिसिटी वाली बात है ना, यहाँ मैं एक आपको बड़ा मजेदार क्वेश्चन बताता हूँ। ये आपके कॉम्पिटिटिव वाली इवेंट एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। क्या करता है, कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लेगा ना कि इलास्टिसिटी का गुण कौन से मटेरियल में सबसे अधिक पाया जाता है, और ऑप्शन में आपके सामने क्या रहेगा, कास्ट आयरन दे देगा, स्टील दे देगा, रबर दे देगा, ठीक है, और मान लीजिए एल्युमिनियम दे देगा। इस तरह से कई सारे ऑप्शन दे देंगे। 4 ऑप्शन हो गया आपके सामने, 1 2 3 4, और आपसे क्या पूछेगा कि इनमें से इलास्टिसिटी का गुण किसके अंदर सबसे ज्यादा है। क्या देख करके लग रहा है, जब भी हम लोग ऐसे जनरली देखते हैं तो हमें क्या लगता है, ये गलती मैंने भी की थी इसलिए मैं आपको बता रहा हूं जिससे आप आगे गलतियां ना करो। ठीक है, कि रबर जब दिखेगा तो हमें लगेगा यार रबर बड़ा मजेदार है, खींचेंगे आकृति बदलेगी, छोड़ेंगे अपने आप सामने आ जाएगा, रबर का इलास्टिसिटी ज्यादा होगा, जबकि ये बिल्कुल गलत है। स्टील की इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये मुझसे भी गलती हुई है इसलिए मैं इसको याद रखा हूं और आपको भी बताता रहता हूं कि आप ना गलती करो। ठीक है, दूसरे की गलतियों से सीखना बहुत अच्छी बात होती है, ऐसा नहीं कि आप खुद गलती करोगे तभी सीखोगे। तो देखिए स्टील होता है, स्टील के अंदर इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा होती है, इस बात को याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, रबर से भी ज्यादा स्टील में इलास्टिसिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला कह रहा है, व्हाट इज द स्पिंडल मूवमेंट ऑफ वन डिवीजन ऑफ थिम्बल विथ स्पिंडल थ्रेड ऑफ 0.5 mm पिच। ठीक है, कह रहा है कि व्हाट इज द स्पिंडल मूवमेंट, यहां देखिए थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट पूछ रहा है। थिम्बल के एक डिवीजन का मतलब होता है एक भाग, कि थिम्बल का जो एक भाग होगा उसकी मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm पिच वाला है। पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि थिम्बल और ये किस में होता है, तो हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर में होता है। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, फिर उस क्वेश्चन को समझेंगे, बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा। पहले इसको देख लेते हैं, दरअसल इसमें है क्या चीज, थिम्बल क्या है, स्पिंडल क्या है। देखिए ये आपके सामने जो है आउटसाइड माइक्रोमीटर है, इसके पार्ट्स की बात करें हम लोग तो यहाँ पे लिखा हुआ, शायद एक बार मैं देख लूं, हाँ दिख रहा है, वीडियो में क्लियर दिख रहा है। ठीक है, यह जो पार्ट है हमारा इधर वाला एन्विल होता है, और इस वाले पार्ट को हम लोग स्पिंडल कहते हैं। ठीक है, एन्विल हो गया, स्पिंडल हो गया, यह हमारा फ्रेम कहलाता है। यह वाला जो पार्ट है आपका क्या है, फ्रेम है, और एन्विल और स्पिंडल। ठीक है, यह हमारा स्पिंडल लॉक कहलाता है, या कई जगहों पे लॉक नट भी लिखा होता है, लॉक नट। यह क्या करता है, जैसे इसमें कोई भी जॉब की मेजरमेंट लेने के बाद इस चीज को लॉक कर दिया जाता है जिससे वो कम ज्यादा ना हो। ऐसा ना हो कि आपने माप ले लिया, फिर आप रीडिंग पढ़ने में आपके हाथ से टच हो गया, हल्का फुल्का घूम गया, आपकी रीडिंग अलग आ जाएगी। तो जब आपने मेजरमेंट ले लिया जॉब का, तो यहाँ से लॉक नट से इसको लॉक कर देते हैं। अब आप यहाँ पे घुमाओगे तो वो घूमेगा नहीं, तो आपका रीडिंग पढ़ने में गलत नहीं होगा मेजरमेंट। ठीक है, यह जो हिस्सा है इसको हम लोग बैरल या स्लीव के नाम से जानते हैं, दो नाम है, बैरल या स्लीव। इसी पर हमारी मेन स्केल बनी होती है। इसके आगे पहुंचते हैं तो यह हमारा थिम्बल है, यह वाला जो हिस्सा है, इस पर देखिए यही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको जूम किया था। यहाँ आपको ये समझना पड़ेगा कि थिम्बल पे टोटल कितने भाग हैं, तभी वो जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया। थोड़ा इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। देखिए थिम्बल में अगर हम देखें तो ये जीरो वाला हिस्सा है, क्या है भाई, ये जीरो है। ठीक है, जीरो है। इसके आगे देखिए यहाँ पे 5 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ। तो क्या देखिए 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ 5 भाग हो गया। फिर आगे पढ़ेंगे ऐसे 10 लिखा होगा, 15 20 25 30 35 40 45। देखिए फिर यहाँ पे क्या लिख दिया है, यहाँ पे फिर आ जाएंगे आप तो आप देखेंगे यहाँ पे 45 लिखा हुआ, 45 लिखा हुआ। फिर 45 से 0 तक पहुंचेंगे, टोटल भाग में काउंट करना। मैंने यहां से शुरू किया था, 0 शुरू किया था, यहां तक आते थे 45 तक पहुंचा। फिर यहां देखिए 46 47 48 49 50, मतलब 0 तक हम पहुंचेंगे तो टोटल कितने, 50। इसका मतलब आप कह सकते हो थिम्बल पर हमारा टोटल कितना भाग बना हुआ है, 50 भाग बना हुआ है।
तो ये मैंने आपको बता दिया। थिम्बल पे कितने भाग बने हुए? 50 भाग बने हुए। लास्ट में जो आपका रैचेट स्टॉप है, क्या आइडिया? रैचेट स्टॉप है, या जो पीछे वाला हिस्सा होता है, क्योंकि हम थिम्बल को भी पकड़ के घुमा सकते हैं, रैचेट स्टॉप को भी पकड़ के घुमा सकते हैं। लेकिन रैचेट स्टॉप क्यों दिया गया? क्योंकि अगर आप थिम्बल को लेके घुमाओगे ना, कोई जॉब की मेजरमेंट आप ले रहे होंगे, तो जैसे मान लो जिसके अंदर कम ताकत है वो नॉर्मल घुमाएगा, किसी के अंदर ज्यादा ताकत है वो पता चलेगा ज्यादा घुमा देगा, तो थिम्बल का 1-2 खाना एक्स्ट्रा निकल जाएगा। तो मतलब अगर आदमी के हिसाब से देखा जाए तो कम ताकतवर ज्यादा ताकतवर के हिसाब से इसी माइक्रोमीटर से लिया गया माप, एक ही वस्तु का लिया गया माप, रीडिंग अलग अलग आ जाएगी। कोई 1-2 खाना जबरदस्ती घुमा करके ज्यादा कर देगा, कोई कम कर देगा। और ज्यादा घुमाने पे इसका जो नट है, जो मतलब स्पिंडल पे जो थ्रेड कटा है अंदर, उसके भी खराब होने का चांस रहेगा। तो हम लोग कितना प्रेशर लगाए, कैसे कंफर्म हो कि बस इसके आगे हमें थिम्बल को नहीं घुमाना है? इसीलिए बनाया गया रैचेट स्टॉप। रैचेट स्टॉप को जब हम पकड़ के घुमाते हैं ना, तो एक निश्चित प्रेशर, कोई भी वस्तु जिसको माप रहे हैं, एक निश्चित प्रेशर लगने के बाद जब रैचेट स्टॉप को आप घुमाओगे तो चट चट की आवाज करने लगता है और वहीं पे रुक जाता है, घूमता नहीं। तो हम समझ जाते हैं जब चट चट की आवाज आती है कि बस अब इसके आगे हमें घुमाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यही काम रैचेट स्टॉप होता है। फिर कोई भी घुमाएगा एक ही समान प्रेशर लगेगा। तो कई बार एग्जाम में पूछा भी है रैचेट स्टॉप क्यों यूज करते हैं? ताकि एक समान प्रेशर लगा सके, जो भी वस्तु उस पर बराबर प्रेशर बराबर दाब लगे, कम ज्यादा ना हो। तो ये रैचेट स्टॉप बताता है। चलिए, ये कहानी होगी हमारे माइक्रोमीटर की, आपको समझ में आया होगा उम्मीद है। अब हम लोग इसके क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, अब इसको मैं छोटा कर देता हूं, आपको समझ में आ गया। हालांकि इसको भी थोड़ा हम लोग छोटा कर सकते थे, थोड़ा मुझे स्पेस मिल जाएगा लिखने के लिए ना। ठीक है, चलिए। तो क्या कह रहा था भाई कि थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm, मतलब ये जो स्पिंडल पे थ्रेड कटा हुआ है, स्पिंडल भाई थ्रेड कटा होगा तभी तो घूमता है, अंदर कोई नट होगा जिसके अंदर इस पे स्पिंडल पर थ्रेड कटाते हैं, नट के अंदर घूमता है। तो ये स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm पिच का, 0.5 mm पिच का मतलब क्या है? क्योंकि पिच क्या होता है? कहीं पर अगर थ्रेड कटी हो, एक सेकंड रुपए, ठीक है, कहीं पर क्या हो भाई? कहीं पर अगर थ्रेड कटी हुई हो, कहीं पर अगर हमारी इस तरह से थ्रेड कटी हुई है, तो एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड तक ये जो सीधी दूरी होती है ना, यही हमारा क्या कहलाता है? पिच कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? पिच कहलाता है। तो यह कह रहा है कि 0.5 mm पिच वाला, मतलब इसमें एक थ्रेड से जितना भी थ्रेड कटा होगा स्पिंडल पे, एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की दूरी कितना रहेगी? 0.5 mm रहेगी। ये कहना चाह रहा है। ठीक है, 0.5 mm रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 0.5 mm रहेगा। अब हम क्या करेंगे? अब यहां कह रहा था एक डिवीजन का हमें भाग का मान निकालना था। तो पहले हम यह देखते हैं कि जो स्पिंडल है इसकी पिच 0.5 mm वाली है। इसका मतलब है जब थिम्बल को हम लोग एक चक्कर घुमाएंगे, कोई भी, जैसे आप बोल्ट ले लीजिए, बोल्ट को अगर नट के अंदर एक चक्कर घुमाएंगे ना, तो जो हमारा बोल्ट होता है वो नट के अंदर एक थ्रेड के बराबर दूरी आगे बढ़ेगा। अगर बोल्ट को आप नहीं है तो घर पे घुमा के देख लेना कि बोल्ट को नट के अंदर अगर आप घुमाते हैं तो एक चक्कर में नट कितना, बोल्ट नट के अंदर कितना जाता है, तो एक चक्कर में जो बोल्ट होगा वो नट में एक थ्रेड के बराबर दूरी बढ़ता है। तो वही चीज यहां पर भी होगा। यहाँ थिम्बल है जिसके साथ स्पिंडल जुड़ा हुआ है, तो अगर हम थिम्बल को एक चक्कर घुमाएं इस थिम्बल को पकड़ करके, तो वह कितना दूरी आगे बढ़ेगा? तो यह जो थ्रेड जो कटा होगा हमारे स्पिंडल पे, उसकी एक थ्रेड के बराबर दूरी आगे बढ़ जाएगा। और एक थ्रेड की दूरी कितनी है? तो यहाँ पे लिख रखा है 0.5 mm पिच। और 0.5 mm पिच क्या होता है? हमें मालूम है एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड की दूरी होती है। इसका मतलब इसने इनडायरेक्टली बता दिया कि जब आप थिम्बल को एक चक्कर घुमाओगे तो यह 0.5 mm की दूरी चलेगा, क्योंकि 0.5 mm पिच वाला है। अगर 1 mm पिच वाला होता तो यह 1 mm की दूरी चल जाता। भाई जितना थ्रेड की दूरी रहेगी, एक थ्रेड के बराबर दूरी आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा अगर बात किया जाए थिम्बल की, कि थिम्बल द्वारा क्या बात कर लेते हैं हम लोग भाई? थिम्बल द्वारा एक चक्कर में चली दूरी, एक चक्कर में चली दूरी कितना चलेगी? हमने काउंट कर लिया कि भाई पिच के बराबर चलेगी। पिच कितना है? 0.5 mm है। इतना दूरी एक चक्कर में चला थिम्बल। अब थिम्बल द्वारा एक चक्कर में, जब थिम्बल पूरा एक चक्कर घुमाया गया इस थिम्बल को, तब यह 0.5 mm चला। ठीक है, तो थिम्बल पे एक चक्कर घुमाने पे तो थिम्बल पे टोटल कितने भाग थे? तो हमने काउंट किया था 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45, फिर 45 से 0 पे आने 50, मतलब थिम्बल पे टोटल 50 भाग थे। तो आप कह सकते हो थिम्बल द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी 0.5 mm, या 50 भाग जो है हमारा, जो 50 भाग है हमारा, वह है हमारा किसके बराबर? 0.5 mm के बराबर है। जो 50 भाग है, 50 भाग बराबर है 0.5 mm के। अब हमें चाहिए एक भाग का, क्योंकि यहां पे क्या पूछा? एक डिवीजन का, एक डिवीजन स्पिंडल मूवमेंट की। यह जो डिवीजन है, मतलब एक डिवीजन स्पिंडल की मूवमेंट, ये स्पिंडल की मूवमेंट जब एक डिवीजन चलेगा तब क्या होगा?
यह जब थिम्बल एक डिवीजन लिखा ना, थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी, कि थिम्बल अगर हमारा सिर्फ एक भाग घूमे तो यह स्पिंडल का मूवमेंट क्या होगा, कितना चलेगा। ठीक है, तो जब 50 भाग में 0.5 mm चला है तो एक डिवीजन का मतलब एक भाग, तो एक भाग में कितना चलेगा, एक भाग बराबर हो जाएगा 0.5/50। दशमलव खत्म करना, ऊपर नीचे 10 का गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा भाई 5 बटे दशमलव खत्म, नीचे 500 हो जाएगा, यहाँ काट देंगे 100 हो जाएगा, 2 जीरो है तो 2 अंक पे दशमलव, 0.01 mm आ गया। आया बात समझ में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कितना आसान है, इसीलिए मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया था। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्लियर है। चलिए अगला क्या कह रहा है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। यह वर्नियर कैलिपर का रीडिंग दिया हुआ, सिर्फ रीडिंग वाला अच्छा दिखा है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल यह दिखा रखा, पूछ रखा है कि इसको पढ़ करके आप बताइए कि वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है। ठीक है, पहले थोड़ा सा हम लोग वर्नियर कैलिपर के बारे में देख लेते हैं, फिर रीडिंग देखेंगे ना, इसीलिए मैं सबका फिगर ले लिया हूं कि सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी मिल जाए तो मजा आएगा। जब पढ़ ही रहे हैं तो पूरा अच्छे से पढ़ ले एक बार, ताकि आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो हमें दिक्कत ना हो। देखिए ये हमारे पास क्या है, वर्नियर कैलिपर है। इसके पार्ट के नाम अगर आप देखना चाहो ना, देखिए जो पहला और दूसरा है, ये दोनों हमारा, ये जो पहला और दूसरा है, थोड़ा सा मैं बता दूं यहाँ पे आपको, ये जो पहला दूसरा है ये दोनों क्या है, ये दोनों फिक्स है, ये आगे पीछे नहीं हो सकते हैं, तो इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स्ड जॉ कहते हैं। क्या कहते हैं डियर, फिक्स्ड जॉ कहते हैं। और दूसरे शब्दों में देखा जाए तो जो नीचे वाला जॉ होता है ना, यह जो जॉ होता है ये बाहरी माप लेता है, ऊपर वाले जो दोनों जॉ है आंतरिक माप लेते हैं। लेकिन फिक्स के हिसाब से देखा जाए तो ये ऊपर वाला जो आंतरिक माप लेता है, इंटरनल जॉ एक्सटर्नल जॉ, तो इंटरनल जॉ जो है और इसका एक्सटर्नल जॉ, यह दोनों क्या होता है, फिक्स रहते हैं। और इधर वाले दोनों क्या है, ये वर्नियर स्केल से जुड़े हुए, ये वर्नियर स्लाइड से जुड़े हुए, तो स्लाइड करते हैं। इसलिए इधर वाले जो दोनों हिस्से हैं हमारे, यह वाला और यह वाला, इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं भाई, इन दोनों को कहते हैं मूवेबल जॉ। ठीक है, यह हमारा जो यहाँ पे 6 नंबर पे, ये बीम इसको बोला जाता है, जो स्केल है हमारी मेन ना, इसको बीम बोलते हैं। जो लास्ट में 7 नंबर पे, इसको डेप्थ बार बोलते हैं, गहराई मापने के लिए यूज किया जाता है। देखिए आंतरिक माप, बाहरी माप, गहराई तीनों को माप सकता है, इसको डेप्थ बार बोला जाता है। यहाँ पे आ जाइए, यह जो हमारा है वर्नियर स्लाइड, यह पूरा भाग क्या है, वर्नियर स्लाइड। तो जो 5 नंबर पे लिखा हुआ क्या हो जाएगा भाई, वर्नियर स्लाइड। ठीक है, यहाँ पे जो 8 नंबर पे यह बनाया गया, इसको थंब से आगे पीछे सरकाने के लिए दिया गया होता है, इसलिए इसको थंब लीवर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, थंब लीवर, क्योंकि थंब की मदद से आगे पीछे खिसकाया जाता है इस वर्नियर स्लाइड को पूरा। ये जो 9 नंबर पे यहाँ पे लिखा गया, या इस स्केल को दिखाया गया, या कौन सी स्केल है, तो यह हमारी वर्नियर स्केल है। 9 नंबर पे क्या है भाई, वर्नियर स्केल है। ठीक है, यहां पे आ जाए तो वही था 1 2 3 4, ये दोनों क्या है हमारे जॉ की बात है। यह भी हमारा क्या है, यह स्लाइड करने वाला मतलब मूवेबल जॉ है, और यह भी हमारा मूवेबल जॉ है। वैसे देखा जाए तो आप कह सकते हो कि यह एक्सटर्नल मूवेबल जॉ है और यह इंटरनल मूवेबल जॉ, मतलब आंतरिक माप लेने के लिए, बाहरी माप लेने के लिए आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये सारे पार्ट के नाम हो गए। और यहाँ पे एक चीज इसने छोड़ दिया, क्या, मेन स्केल। तो यह सब चीजें हो ही गई। यह जो है हमारा ना, ये ऊपर वाली स्केल है, नीचे वाला वर्नियर स्केल, और यह ऊपर वाला जो पूरा स्केल है, इसको हम लोग मेन स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, मेन स्केल कहते हैं। ठीक है, ये सब जो 0 1 2 3 4 5 ये सब मेन स्केल है। तो ये सारे पार्ट के नाम हो गए, ये आप समझ में आ गया होगा। अब मैं इसकी यूज करूंगा और अब हम लोग पढ़ेंगे जो क्वेश्चन में पूछा हुआ था, रीडिंग निकालेंगे। ठीक है, इसको मैं छोटा कर देता हूं क्योंकि अब इसका काम हो चुका है बिल्कुल खत्म। ठीक है, ये चला गया, यहाँ पे जाओ भाई, यहाँ कोने रुक जाओ। ठीक है, चला गया। अब देखते हैं अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था, हमें इसकी रीडिंग निकालनी थी। पहले हमें एक फार्मूला होता है वो पता होना चाहिए कि रीडिंग कौन से फार्मूले से निकालते हैं। रटने वाली चीज नहीं, ध्यान से समझिएगा, सब समझ में आएगा। ठीक है, रीडिंग कैसे निकालेंगे भाई, तो वर्नियर जो कैलिपर है ना, तो मेन स्केल की माप, सबसे पहले मेन स्केल की माप लेते हैं। जो मैंने आपको दिखाया था अभी फिगर में, मेन स्केल क्या था, वीडियो बैक करके देख लीजिए। मेन स्केल की माप प्लस वर्नियर स्केल का मेन स्केल से मिलने वाले भाग की संख्या, वर्नियर स्केल का मेन स्केल से मिलने वाले भाग की संख्या इंटू लिस्ट काउंट, इंटू लिस्ट काउंट। ठीक है, ये फार्मूला है। अब यहाँ पे आप रीडिंग पढ़िए, बड़े मजेदार तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार आप देखो तो अभी आप ही खुद आंसर बताओगे क्या होगा। ठीक है, अब यह देखिए हमारे पास ये दे रखा है, यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा जूम कर लिया है जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। मुझे उम्मीद है आप लोग दिख रहा होगा। अब
देख लेता हूं एक बार मैं खुद वीडियो में। हाँ बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए मेन स्केल क्या था, मैंने बताया ना जो ऊपर 3 4 5 है 0 1 2 3 4 5 से शुरू होता है मेन स्केल था, नीचे वर्नियर स्केल है। मेन स्केल की माप कैसे लेते हैं, तो जो वर्नियर स्केल का 0 है, देखिए वर्नियर स्केल पे इसके 50 भाग बने होते हैं। वर्नियर स्केल पे जैसे माइक्रोमीटर में क्या था, उसके भी थिम्बल पर 50 भाग बने हुए थे, तो वर्नियर स्केल पे भी यहाँ पे क्या है 50 भाग बने हुए हैं। तो हम देखते हैं कि वर्नियर स्केल का जो 0 है, वर्नियर स्केल का जो 0 है ये कहां पे है, तो देखिए यहाँ पे 4 है, तो 4 सेंटीमीटर का ही है, 40 mm का ही है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का ही है या 50 mm का ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 40 है 50, इसके बीच में या जो एक इससे छोटी लाइन यहाँ बीच में, देखिए सब छोटी है, एक थोड़ी सी बड़ी है, इससे छोटी लेकिन सबसे बड़ी है, तो यहाँ पे आपका 40 से 50 यहाँ पे क्या होगा 45 होगा। जबरदस्ती वाली बात नहीं है, आप खुद देख सकते हो। देखिए 40 है, 41 42 43 44 45, ठीक है ना। फिर 46 47 48 49 50, ठीक है। उसके बाद ऐसे पीछे आ जाइए, हमें यहां माप लेना है। अगर 40 है तो देखिए छोटा है, छोटी वाली लाइन थी, अभी छोटी वाली लाइन है, तो 40 5 45, तो 40 से 5 कम करेंगे तो 35 रहा होगा ना, चेक कर सकते हैं आप। अगर ये 35 रहा होगा तभी ना, 36 37 38 39 40 बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो 0 है, जब 35 वाली लाइन से आगे आ जाए 36 रहा होगा ना, या 37 38 39, जब 35 से आगे 36 से पहले है, तो देखिए 36 पे तो पहुंचा नहीं, तो 36 ले नहीं सकते, 35 से थोड़ा आगे है तो 35 ले लेंगे। मेन स्केल की माप क्या ले लेंगे भाई, जो पूछा था मेन स्केल की माप, तो मेन स्केल की माप हमारी हो जाएगी 35 प्लस वर्नियर स्केल का मेन स्केल से मिलने वाले भाग की संख्या, कौन सा भाग मिल रहा है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे इसने क्वेश्चन में खुद यहाँ पे एरो बना रखा है कि कौन सा 20 लिखा हुआ कि 20वां भाग एग्जैक्ट मिल रहा है। ये 15 है, 16 17 18 19 20, 20वां भाग एग्जैक्ट मिल रहा है, 20 लिख लीजिए इनटू लिस्ट काउंट। तो जो हमें देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको लिस्ट काउंट जरूर पता होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। चलिए मैं इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं, कोई नहीं इतना हो जाएगा चलेगा। तो लिस्ट काउंट जरूर पता होनी चाहिए। तो वर्नियर जो कैलिपर होता है भाई, इसका जो लिस्ट काउंट होता है ना, लिस्ट काउंट होता है 0 इसका लिस्ट काउंट क्या होता है 0.02 mm, क्योंकि 50 भाग है ना, ठीक है। तो अब लिस्ट काउंट यहाँ पे गुणा कर लीजिए 0.02। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब मान निकाल लीजिए। तो मान कैसे निकलेगा, तो हमें ध्यान देना है, पहले जोड़ना नहीं है। कुछ लोग क्या करेंगे पहले जोड़ के फिर गुणा करेंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। पहले हमें गुणा करना होता है फिर जोड़ना होता है। कभी भी कोई इस टाइप से कई सारे कैलकुलेशन आए, पहले भाग करते हैं, अगर मान लीजिए उसमें भाग भी है तो यहाँ पे भाग वाला तो है नहीं, सबसे पहले भाग किया जाता है उस श्रृंखला में, फिर गुणा करते हैं, फिर क्या करते हैं फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं, ये सिस्टम होता है। तो यहाँ पे देखा जाए, इसको याद करने का तरीका होता है ऐसे, भागु जोग, भागु जोग, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना। तो इसमें भाग वाला तो है नहीं, तो इसका काम खत्म। गुणा वाला है क्या, हाँ गुणा वाला है, तो पहले गुणा कर लेंगे। तो 35 प्लस कितना होगा 2 0 2 दूना 4, 2 अंक पे दशमलव, तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा 0.04, ठीक है। गुणा हो गया, अब इसके बाद जोड़ते हैं, तो जोड़ लीजिए 35.40, माइनस वाला है नहीं तो इसका काम खत्म। तो ये क्या आ गया mm में, तो mm में आ जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जाएगा 35.4। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ये भी बहुत मजेदार चीज है, वर्नियर बेल पर्टिकुलर। थोड़ा सा क्वेश्चन पार्ट थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि देखिए ये सब कैलकुलेशन वाले आ गए ना, लेकिन ध्यान से समझिए, लोग अक्सर कैलकुलेशन से भागते हैं। आज आप अच्छे से देख लोगे, आप कैलकुलेशन को दौड़ाओगे, भागोगे नहीं, ठीक है। चलिए बात करते हैं किसकी, वर्नियर बेल प्रोटेक्टर की। तो इसका भी मैं फिगर ले रखा हूं, पहले मैं इसके बारे में आपको समझा देता हूं, फिर देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए इसको ले लिया मैंने, इसको मैंने बड़ा कर लिया, इसको मैंने कर लिया भाई बड़ा, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए हमारे सामने वर्नियर बेल प्रोटेक्टर है। इसका यूज कहां होता है, तो भाई कोण को मापने के लिए। तो आप कहोगे कोण तो हम प्रोटेक्टर से भी माप सकते हैं, हमारे पास कॉम्बिनेशन सेट है उससे भी माप सकते हैं, तो इसकी क्या जरूरत। तो देखिए जो हमारे पास कॉम्बिनेशन सेट होता है ना, उससे जो हम कोण मापते हैं 1 डिग्री तक का, प्रोटेक्टर के द्वारा कॉम्बिनेशन सेट के द्वारा हम एक मिनिमम 1 डिग्री के कोण में या 1 डिग्री के कोण की एक्यूरेसी में कोण माप सकते हैं। पर उससे भी ज्यादा छोटा कोण मापना हो या उससे भी ज्यादा एक्यूरेसी में कोण को मापना हो, तब आता है वर्नियर बेल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेल प्रोटेक्टर से हम 1 डिग्री जो है हमारा, 1 डिग्री का 12 भाग कर लीजिए। 12 भाग कैसे होगा, 12 से भाग दे दीजिए, तो 1 डिग्री का 12 भाग कर दीजिए, मतलब 1/12 डिग्री तक की मिनिमम कोण को माप सकता है, इस एक्यूरेसी में माप सकता है। या इसको आप कह सकते हो 5 मिनट, क्या भाई 5 मिनट,
1/12 डिग्री या 5 मिनट, दोनों की एक ही बात है। इस एक्यूरेसी में कोण माप सकता है, इतने छोटे कोण को भी यह माप सकता है, इसीलिए इसकी जरूरत पड़ी। ठीक है, आई बात समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके पार्ट्स के नाम देख लीजिए। ये जो सबसे भारी हिस्सा है, जो इस पे कोण बना हुआ है, इसको डिस्क कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? डिस्क कहते हैं। ये पूरा गोल है तो इसमें 360 डिग्री बना होगा, लेकिन पूरा 360 डिग्री नहीं लिखा होता है। इस पर जो लिखा जाता है ना, इसको 4 भागों में बांटा जाता है, 0 से 90, 90 से 0, फिर 0 से 90, फिर 90 से 0। इस तरह से मार्किंग की गई होती है, 0 से 90, 90 से 0, 0 से 90, 90 से 0। क्योंकि इसमें न्यून कोण और अधिक कोण के हिसाब से कोण को मापा जाता है। तो 90 डिग्री से अधिक को अधिक कोण कहते हैं, कम से 90 डिग्री से कम को न्यून कोण कहते हैं। इसीलिए उसी हिसाब से इस पे डिवीजन भी बनाए गए होते हैं। इकट्ठे 360 डिग्री नहीं बनाते हैं, 4 भाग में बांट देते हैं, 0 से 90, 90 से 0, 0 से 90, 90 से 0, इस टाइप से। ठीक है, ये डिस्क हो गया, डिस्क पे यह भाग किया गया होता है। फिर आती है बारी हमारी किसकी? डिस्क के बाद ये डायल, जो आप देख रहे हैं ना बीच में ये डायल, डायल पर मतलब कि डिस्क पे मेन स्केल होता है। ध्यान दीजिएगा कहां पे क्या पार्ट है। ये जो डिस्क है, डिस्क जिसको बोलते हैं, इस पर हमारा ये जो डिग्री बनाया गया है 0, 10, 20, 30, 40, 50, इसी को मेन स्केल बोलते हैं। और जो बीच में इसके घूमता है या ऊपर वाला फिक्स रहता है। ये जो डिस्क है ना, ये इसके स्टॉक के साथ फिक्स रहता है या नहीं घूमता है। जो बाहरी हिस्सा डिस्क है जिसपे मेन स्केल बना हुआ है, यह स्टॉक वाला हिस्सा है ना, ये स्टॉक के साथ फिक्स रहता है, ये घूमता नहीं है। इस पर ये जो डायल लगा हुआ है, इसको डायल कहते हैं। दिख रहा है ना डायल? ये डायल के साथ है हमारा वर्नियर स्केल। डिस्क पे मेन स्केल, डायल पे वर्नियर स्केल, और ये डायल हमारा घूमता है, मतलब डायल के साथ वर्नियर स्केल भी घूमेगा। यह डिस्क में स्टॉक के साथ फिक्स रहता है, डायल घूमता है, मतलब इसके साथ वर्नियर स्केल भी घूमेगा। ठीक है, और पार्ट के नाम देखें तो यहाँ पे देखिए लॉकिंग स्क्रू है 2। कौन कौन से? यह और यह वाला जो लॉकिंग स्क्रू है, यह जो डायल है, डायल को डिस्क के साथ क्लैंप करने के लिए। जब इसको ढीला करेंगे तो डायल हमारा घूमेगा, इसको टाइट कर देंगे तो यह डायल डिस्क के साथ टाइट हो जाएगा, फिर घूमेगा नहीं। ठीक है, और यह वाला जो लॉकिंग स्क्रू है, तो ये जो हमारा एडजस्टेबल ब्लेड कहते हैं, ये जो है हमारा एडजस्टेबल ब्लेड होता है। तो ये ब्लेड भी आगे, ब्लेड में एक ग्रूव कटा होता है, ब्लेड आगे पीछे खिसकती है, तो इसको लॉक अनलॉक करने के लिए यह वाला लॉकिंग स्क्रू होगा। टाइट कर देंगे लॉक हो जाएगा, आगे पीछे नहीं होगा, ढीला करेंगे तो आगे पीछे होगा। ठीक है, इसमें 2 एंगल कटे होते हैं। देखिए एक साइड 60 डिग्री का एंगल और एक साइड 45 डिग्री का एंगल। किस पे? ये जो हमारा एडजस्टेबल ब्लेड है, इसमें एंगल आप पहचान सकते हैं खुद से। देखिए यह कोड देखिए आप, और ये वाला कोड देखिए, देखने में आपको अंदाजा लग जाएगा कि वो चौड़ा दिख रहा है या पतला। तो पतला होगा तो कम एंगल होगा 45, चौड़ा होगा तो ज्यादा, मोटा होगा तो 60 डिग्री। ठीक है, तो ये सारे पार्ट के नाम हो गए। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आपसे कि स्टॉक का, वर्नियर बेल प्रोटेक्टर में स्टॉक का इंटीग्रल पार्ट कौन सा है? इंटीग्रल पार्ट मतलब अभिन्न हिस्सा, जो उससे जुड़ा रहता है, जो अलग नहीं हो सकता है, इंटीग्रल पार्ट। तो आपके बुक में भी, निम्मी में और आपके क्वेश्चन में भी उसने ब्लेड को सही माना है, सॉरी डायल को, ब्लेड नहीं डायल को सही माना है। किसको सही माना है? कि जो डायल है हमारा, यही इंटीग्रल पार्ट है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। जबकि अगर मैंने देखा है वर्नियर बेल प्रोटेक्टर, इसकी वीडियो शायद मुझे ध्यान नहीं है कि बनी है कि नहीं, आगे मैं ध्यान दूंगा, बना दूंगा। अगर आपको जरूरत पड़ेगी कमेंट करके आप बताना, तो मैं इस पे अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो वर्नियर बेल प्रोटेक्टर का मैंने देखा ना, तो यह हिस्सा तो रोटेट होता है डायल वाला, और ये खोल करके लॉकिंग इसको खोल के बाहर भी आ सकता है, लेकिन जो स्टॉक से अलग नहीं होता है वह डिस्क है। यह डिस्क जो है ना, स्टॉक के साथ बनाया गया होता है, इसको अलग नहीं कर सकते, एक ही पार्ट में ढलाई करके बनाया गया होता है। तो यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट वाले को इसको डिस्क सही मानना चाहिए, तो पर इन्होंने अपने बुक में इंटीग्रल दे रखा है, और इसीलिए इन्होंने अपने क्वेश्चन में भी इंटीग्रल पार्ट डायल वाले को सही कर रखा है। ठीक है, तो एग्जाम में भी चूंकि इन्होंने अपने बुक में भी वही लिखा है और एग्जाम में भी वही सही मान रहे हैं, तो आप उसमें इंटीग्रल पार्ट आएगा तो आप डायल वाला ही सही करना। वैसे अदर जगह कॉम्पिटिटिव वाले में आप डिस्क वाले को सही मान सकते, क्योंकि ये ज्यादा सही है। मैं आपको दिखा दूंगा इसका। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा पूरा बात किसके बारे में भाई? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के बारे में। इसको अब छोटा करके करते हैं साइड में किनारे। अब इसके मेन बारे में बात करते हैं। देखिए इसमें 2 चीजें होती है, इसमें हमें क्या ध्यान देना है ना, इसमें हमें ध्यान देना है कि देखिए ये एरो किधर बना हुआ है। जब हम रीडिंग लेने जाते हैं ना, तो इसमें रीडिंग 2 टाइप से लिया जाता है, न्यून कोण और अधिक कोण। क्योंकि जैसे 90 डिग्री का अगर हमें माप लेना है, 90 डिग्री का अगर हमें माप लेना है, तो 90 डिग्री का माप लेने के लिए तो हमारे पास क्या है, कम्बिनेशन सेट में भी होता है हमारे पास स्क्वायर हेड, जिससे ले सकते हैं, या ट्राई स्क्वायर होता है, उससे भी 90 डिग्री कोण चेक कर सकते हैं। तो उसमें तो दिक्कत ही नहीं है। पर 90 डिग्री से जब कम या ज्यादा होगा तो हम इसका यूज करते हैं, मतलब न्यून कोण को चेक करने के लिए, न्यून कोण, और अधिक कोण को चेक करने के लिए।
कब न्यून कोण बोलेंगे, कब अधिक कोण? देखिए अगर आपके पास इस टाइप से है तो न्यून कोण कब कहलाएगा, जब यह एंगल हमारा क्या हो जाए, जब 90 डिग्री से कम हो, मतलब जब इसके अंदर हम एंगल को लेंगे इधर, जब 90 डिग्री से कम एंगल लेंगे तो वह न्यून कोण कहलाएगा। ठीक है, तो वह न्यून कोण को चेक कर सकते हैं हम इसकी मदद से 90 डिग्री से कम वाले को। तो जब 90 डिग्री से कम वाला किधर होता है, तो देखिए इसमें एरो किधर बना रखा है, राइट साइड को ना, राइट साइड को बनाया है। आप क्या कीजिए, आप नॉर्मल अपना एक एंगल खींच लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हमारा मान न्यून कोण में आएगा, अधिक कोण में आएगा। न्यून कोण मतलब 90 से कम आएगा, अधिक कोण मतलब 90 से अधिक आएगा। तो जब हमारा राइट साइड में एरो बना हुआ हो तो इसका मतलब हमें माप राइट साइड को लेनी है। तो आप एक 90 डिग्री वाला कोण खींचिए, किधर, हमें राइट को माप लेनी है। अगर आप राइट को माप लेोगे तो ऐसे बनता जाएगा, तब एंगल क्या बनेंगे, 90 से कम बनेंगे, मतलब इधर न्यून कोण वाला मान होगा। तो जब भी न्यून कोण का माप मान लेते हैं हम ना, तो जो आता है वही लिख देते हैं। यहां पर रीडिंग पढ़ेंगे बाएं साइड, जो आएगा वही लिख देंगे पढ़ने पर। ठीक है, जो आएगा वही लिख देंगे। न्यून कोण का माप लेना बहुत आसान होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर यही बात हो जाए अधिक कोण की, अधिक कोण कब लेंगे, तो उसमें जो अधिक कोण वाला रीडिंग लेना होगा ना, तो जो ये एरो होगा इधर को नहीं बना होगा। एरो अब हमारा किधर को बनेगा, एरो अब हमारा बनेगा इधर को, एरो हमारा इधर को बनेगा। जब एरो हमारा इधर को बना हुआ, यह एरो नहीं रहेगा, तब एरो हमारा इधर को बन जाएगा। जब एरो हमारा बाएं साइड को बन जाए तो आपको कैसे मालूम होगा ये अधिक कोण वाला माप है, तो मैंने क्या बोला, आप एक 90 डिग्री वाला एंगल खींचिए। अब क्या बोल रहा है कि हमें माप लेना है बाएं साइड को। अब 90 डिग्री आपने खींच लिया, दाहिने बोला तो हमने इधर को लिया, अब बाएं लेना है इधर को। अगर आप इधर को माप लोगे तो सब इधर माप लोगे ना, सब मान क्या आएगा, सब मान हमारा 90 डिग्री से ज्यादा आएगा। 90 डिग्री ज्यादा मतलब अधिक कोण का मान आएगा। जब अधिक कोण का माप लेते हैं तो जो भी वैल्यू आती है ना, उसको 180 डिग्री में से घटाना पड़ता है, तब हमें एग्जैक्ट मान मिलता है। रीडिंग के समय हम क्या करते हैं, रीडिंग के समय जो रीडिंग आएगी उसको पढ़ने के बाद उसको 180 डिग्री में से उस वैल्यू को घटाएंगे, तब एग्जैक्ट मान मिलेगा। न्यून कोण मतलब अगर हमें दाहिने साइड बना हुआ है एरो, न्यून कोण की माप ले रहे हो तो जो आएगा वही लिख देंगे। लेकिन अधिक कोण वाला माप लेना होगा तो जो मान आएगा उसको 180 डिग्री में से घटाएंगे, तब हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये तरीका हो गया, मैंने आपको बता दिया कैसे निकाला जाता है। अब चलिए इसकी रीडिंग को हम लोग पढ़ लेते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसकी रीडिंग को पढ़ लिया जाए। बहुत ही आसान है इसकी रीडिंग को पढ़ना, क्योंकि दाहिने साइड वाला है तो ये न्यून कोण वाला होगा। कैसे पहचानेंगे मैंने आपको बता ही दिया है। अब चलिए, बहुत आसान है इसका भाई, इसका ना बहुत आसान है, बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और आप लोग खुद बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप रीडिंग देखिए, इसका क्या आएगा। यहाँ पे यह जीरो है, जीरो वाला हमेशा जीरो वाला ही देखते हैं, इधर से नहीं, मतलब जीरो कहाँ पे है, जीरो यहाँ पे है। ये हमारा वर्नियर स्केल है, तो देखिए वर्नियर स्केल पे कितने भाग, मैंने बोला 1 डिग्री को 12 भाग में बांटते हैं। तो याद रखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाग है ना, और एक भाग का मान कितना होगा, तो 1 डिग्री को 12 भाग में बांटा गया। आपको मालूम है 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 1 डिग्री को 12 भाग में बांट दिया, मतलब 12 का भाग दे दिया, तो 60 को 12 का भाग दे दिया, 12 पचे 60, 5 मिनट। इसीलिए मैंने बोला था 1/12 डिग्री या 5 मिनट। तो इसका मतलब एक भाग इसका 5 मिनट का है, तो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट। यहां पहुंचेंगे तो 30 हो जाएगा। फिर अगला क्या होगा, 35 मिनट, 5 जोड़ते जाएंगे, 35 मिनट 40 45 50। तो यहाँ पे जो एरो दिखा रखा है यहाँ पे कितना आएगा, 50 मिनट आएगा ना। फिर 55 60, लास्ट वाला 60 हो जाएगा। चलिए पहले मेन रीडिंग पढ़ा जाए, कैसे पढ़ेंगे। मेन स्केल की माप कितनी है, तो देखिए जीरो वाला कहाँ पे है, ध्यान से देखिए 40 है, 40 डिग्री है, फिर 41 हो गया, या 42 हो गया। तो जो मेन स्केल जीरो वाला है, या जो 42 से पहले है, 41 से आगे 42 से थोड़ा सा पहले है, तो मतलब 42 से पहले है तो क्या लिया जाएगा, 41 लिया जाएगा, 41 डिग्री। अब मिनट वाला पढ़ेंगे, वर्नियर स्केल पे मिनट कितना है, तो मैंने आपको दिखाया 30 के बाद 35 40 45 और सॉरी 35 40 45 5 50, यही वाला दिखा, एरो दिखा रखा कि ये लाइन हमारी मेन स्केल से मिल रही है। कौन सा मिल रहा है भाई, 50 वाला मिल रहा है, तो 50 मिनट, 41 डिग्री 50 मिनट। कितना आसान है, आया समझ में। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा भाई, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह सही हो जाएगा, 41 डिग्री 50 मिनट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इस तरह बिल्कुल आसानी से आप रीडिंग को निकाल सकते हो। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला है व्हाट इज द यूज ऑफ फिलर गेज। फिलर गेज का यूज क्या है, देखिए फिलर गेज कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। पिछले पार्ट में आपने देखा होगा, जो लोग नहीं देखे हैं पहले पार्ट से देखना स्टार्ट कीजिए, तब मजा आएगा। तो फिलर गेज जो होता है हमारा भाई किस लिए होता है, मिलने वाले भाग की गैप की जांच करने के लिए। जब दो भाग मिल रहे तो उनके बीच गैप क्या उसको चेक करने के लिए फिलर गेज यूज करते हैं। ऑप्शन डी देखिए, मिलने वाले भागों के बीच की गैप जांच करने के लिए। इसीलिए फिलर गेज को थिकनेस गेज के नाम से भी जानते हैं। थिकनेस गेज कितना होता है भाई, इसकी रेंज 0.03 से 1 mm की रेंज में मिलता है, या
ठीक है। एक ब्लेड से दूसरे ब्लेड की जो मोटाई होती है वह कितने गैप रहता है, तो 0.01 mm की मोटाई में, मतलब हर एक ब्लेड एक दूसरे से 0.01 mm अधिक मोटी बनाई जाती है, इसी स्टेप में इसकी मोटाई बढ़ाई जाती है। ठीक है, जनरली 100 mm की लंबाई में मिलता है, कितना, 100 mm की लंबाई में 4 सेट में पाया जाता है। कितने सेट में भाई, 4 सेट में पाया जाता है। तो ये सारी डिटेल हो गई इसकी। नेक्स्ट पे आ जाइए, अगला है रीड द मेजरमेंट इन द डायल कैलिपर। ये डायल कैलिपर है और इसका हमें मेजरमेंट पढ़ना है, डायल कैलिपर का मेजरमेंट पढ़ना है भाई। देखिए एक और आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज पहले ध्यान रखिए, हमने क्या बोला आपको कि कोई भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है उसका लिस्ट काउंट हमें पता होना चाहिए, तभी पता चलेगा। डायल कैलिपर जो होता है ना, ये 0.01 mm वाला भी लिस्ट काउंट का आता है, 0.02 mm लिस्ट काउंट वाला भी आता है, 0.05 mm लिस्ट काउंट वाला भी आता है। यह वाला कौन सा है, तभी तो आप रीडिंग निकाल पाओगे। यहाँ फिगर में देखिए, पहले फिगर बड़ा कर दूं मैं। देखिए यहाँ लिखा भी है कि 0.05 वाला लिखा है ना, 0.05 mm वाला। इसका रीडिंग भी लेना आसान है, बहुत आसान है। कैसे लेंगे आप लोग, मैं सीधे बता देता हूं आप कैसे पढ़ोगे। देखिए पहले मेन स्केल की माप, अगर मेन स्केल की माप देखे जाए तो इसका देखिए यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया। 1 का मतलब 1 सेंटीमीटर, 2 का मतलब 2 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर कहिए या 10 mm कहिए, 2 सेंटीमीटर कहिए या 20 mm कहिए। तो अगर यह एक 0 के बाद 10 सेंटीमीटर बीच में एक खाना खींचा गया है तो यह क्या होगा, इसका मतलब 5 mm होगा। 10 mm है, सॉरी 1 सेंटीमीटर या 10 mm, तो ये 5 mm होगा। 10 के बाद यह 15 mm होगा, तभी तो यह 20 हुआ। उसके बाद देखिए इससे पहले एक और खाना दिख रहा, कौन सा, 25वां खाना। इसका मतलब आप कह सकते हो मेन स्केल की माप कितनी आई, 0, 5, 10, 15, 20, 25 mm। 25वां लाइन दिखा है तो आप रीडिंग लिखोगे क्या, 25 mm प्लस। अब हम देखते हैं इसका डायल पे कि नीडल हमारी कहां पे है। तो देखिए 10, 20, यहाँ पे देखिए 30 है, 20 30 के बीच में 10 भाग है, तो 20 के बाद देखिए 21, 22, 23, 24, आ गया 25वां है। कौन से सीध में भाई, ये 24 वाले भाग की है, सुई की सीध में है, 24वें खाने की सीध में है, 24 लिख लेंगे इनटू लिस्ट काउंट कितना था, 0.05 वाला है लिखा हुआ है इसमें, 0.05। इससे भी पहचान सकते हैं कि एक भाग 5 वाला है, 5 mm वाला है तो 0.05 वाला आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें टोटल 100 भाग होते हैं। जो डायल है, डायल में देखिए 0 से शुरू हुआ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 भाग है, और इसके एक भाग का मान कितना है, 5 mm है, 5/100, 0.05 mm। नहीं दिया रहेगा तब भी आप लिस्ट काउंट निकाल लेंगे। अगर एक भाग का मान कितना देता, 1 mm देता तो क्या होता, 1/100 हो जाता, क्योंकि डायल पे तो 100 ही भाग रहेंगे, तो कितना हो जाता, 0.01 mm हो जाता। तो आप ऐसे लिस्ट काउंट आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना होगा भाई, इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब इसका काम हो गया खत्म, समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए रीडिंग की बात करें आप, 24 है, पहले गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे। आपको मैंने बताया था 5 चौको 20, 2 5 दूना 10, 2 12, 2 अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे दशमलव भाई, 2 अंक पे दशमलव था, 2 अंक पे दशमलव लगा लेंगे। 25 1 26.20 mm। देख लीजिए है क्या, है ना, 26.2, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कितना आसान है, आया समझ में ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला, व्हाट द ऑपरेशन इज कैरिड इन गैंग ड्रिलिंग मशीन। ये देखिए गैंग ड्रिलिंग मशीन है। गैंग ड्रिलिंग मशीन पहले होती क्या है, बस नाम गैंग ड्रिलिंग मशीन है, कुछ अलग चीज नहीं है। जैसे आप लोग अकेले अगर मार्केट वगैरह में घूमते हो तो बोला जाता है ना कि ये मान लो अकेले अपना टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। पर अगर आप क्या करो, आप 2-4 लोगों के साथ घूमो तो लोग बोलते हैं कि देखो यार वो तो गैंग में जा रहा है ना। तो वही हालत यहाँ पे मशीन है, जो हमारी बेंच सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन होती है ना। अगर एक मशीन लगी हुई है सिंगल तो हम बोलते हैं बेंच सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन लगी, पर कई सारी 4-5 मशीनों को एक साथ लगा दिया जाए एक ही जगह पे, देख रहे हैं, एक मेज पे 4-5 मशीनें लगा दीजिए। अब उसी ड्रिलिंग, जो बेंच सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन थी, अब उसी को जब 4-5 के इकट्ठा हमने लगा दिया तब बोला जाएगा यह गैंग ड्रिलिंग मशीन है। यूज कहां पे करेंगे, तो देखिए अगर मान लीजिए कोई आपके पास जॉब है, जॉब में क्या करना है, हमें यहाँ पे होल करके इसमें थ्रेड काटना है। सिंपल साधारण जॉब आपके पास था, इसमें हमें होल करके इसमें थ्रेड काटना था। मतलब आपको क्या करना है भाई, टाइपिंग करना था, क्या कर लीजिए, थ्रेड काटना था, इसमें थ्रेडिंग करना है, हमें थ्रेड काटना है या टाइपिंग करना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जो हमारे पास मेटल रहा होगा, जो आपका टुकड़ा, सबसे पहला काम होगा आप उस पर क्या करोगे, ड्रिलिंग प्रोसेस करोगे। क्या करोगे, ड्रिलिंग, मतलब ड्रिल बिट के द्वारा पहले ड्रिल करोगे। ड्रिल करने के बाद दूसरा काम क्या होगा, जो होल हुआ उसको फिनिश करना, वो अच्छे से फिनिश रहेगा तब तो चूड़ी काटोगे। तो फिनिशिंग करने के लिए क्या प्रोसेस किया जाता है भाई, रिमिंग, रीमर के द्वारा रिमिंग किया जाएगा। जब होल फिनिश हो जाएगा तब अब हम उसमें चूड़ी काटेंगे। चूड़ी काटने के लिए क्या करेंगे, टैपिंग। टैपिंग
तो यह तीन हमारे, अगर मान लीजिए हमें किसी जॉब में थ्रेड काटना है तो यह तीन क्रमिक संचालन हो जाएंगे, जो क्रम से हमें यह काम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके पास एक ही ड्रिल मशीन होती तो आप क्या करते, पहले मशीन में उसके चक में क्या करते, ड्रिल बीट लगाते हैं, फिर ड्रिल करके फिर उसको खोल के निकालते हैं, फिर रीमर लगाते हैं, फिर रीमिंग करके फिर उसको खोल के निकालते हैं, फिर टैप लगाते हैं, तब टैपिंग करते हैं। तो यहाँ पर टाइम खराब होता है बार बार टूल लगाने निकालने में, निकालने में, और कई सारा ऐसा जॉब बनाना तो और दिक्कत आती है। इसीलिए हमने क्या किया, जहां पे इस टाइप का काम हो, क्रमिक संचालन कि एक के बाद एक प्रोसेस करना हो, पहले ड्रिल, रिमिंग, फिर टैपिंग, इस टाइप से, तो हम वहां पे 3-4 मशीनें ऐसे लगा लेते हैं। एक में अब इसमें ड्रिल बीट लगा देंगे, इसमें रिमर लगा देंगे, इसमें टैप लगा देंगे। अब इस क्या करेंगे, पहले यहां लगा करके ड्रिल कर लिया जाएगा, फिर इस जॉब को यहां रख करके रिमर कर लिया जाएगा, यहां रख करके टैपिंग कर लिया जाएगा। समय आपका बचेगा, ज्यादा जॉब बनेगा। इसीलिए बोला जाता है गैंग ड्रिलिंग मशीन कहां यूज किया जाता है, मास प्रोडक्शन में। कहां पे, मास प्रोडक्शन में। तो यहाँ ऑप्शन देखिए कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे लास्ट देखिए ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। गैंग ड्रिलिंग मशीन कहां यूज करेंगे, जहां ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन हो, क्रम से हमें पहले ड्रिलिंग, फिर रिमिंग, फिर टैपिंग ऐसा काम करना हो, तब वहां पे इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट पे आ जाइए, अगला कह रहा है विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टॉक इन बेवेल प्रोटेक्टर। बेवेल प्रोटेक्टर का इंटीग्रल पार्ट, अभिन्न हिस्सा कौन सा है, वो भी किसका कह रहा है, स्टॉक। स्टॉक का अभिन्न हिस्सा, स्टॉक ये वाला हिस्सा था, ये हमारा स्टॉक है, तो स्टॉक का अभिन्न हिस्सा कौन सा। तो मैंने बताया स्टॉक के साथ हमारा डिस्क जुड़ा हुआ और ढलाई करके बनाया जाता है, लेकिन आपके बुक में डायल दिया हुआ है और आपके एग्जाम में भी इसी को सही माना है, तो हम लोग डायल वाला टिक कर लेंगे। ठीक है, पर अगर कहीं कंपेटिटिव वगैरह में बात आएगी तो डिस्क वाला आप लोग सही करना। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं, कई बार यह भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे ये ब्लेड हो गया और स्टॉक हो गया, इन्हीं दोनों की मदद से कोड को सेट करके कोड को मापते हैं, तो पूछता है कौन सा हमारा, मान लीजिए कोई जॉब, हमारी ये जॉब होगी, ये टेपर वाला हिस्सा हो गया, तो ये अगर हमें इसका कोड पता करना है तो ब्लेड या स्टॉक में से कौन सा हिस्सा टेपर वाली सरफेस के संपर्क में रहेगा, कौन सा स्ट्रेट वाली सरफेस में के संपर्क में रहेगा। तो स्टॉक जो होता है हमारा सीधी वाली सरफेस के संपर्क में होता है, सीधी सरफेस के संपर्क में रहता है, और जो ब्लेड रहता है हमारा, यह ब्लेड हमारा टेपर सरफेस पे रखा जाता है, जिसका हमें एंगल निकालना है। टेपर सरफेस के संपर्क में कौन रखा जाएगा, यह ब्लेड रखा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, कह रहा है नेम द पार्ट ऑफ मार्क ऑफ द फाइल। देखिए फाइल के पार्ट का नाम पूछ रखा है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं कि ऊपर वाला जो सरफेस है हम लोग इसको क्या कहते हैं, फेस बोलते हैं, या कहेंगे पे साइड भी बोलता है। यहाँ जो साइड वाला है इसको एज बोला जाता है, सामने वाला जो हिस्सा है इसको टिप या पॉइंट बोला जाता है। सॉरी, कहां खुल गया यार, क्या बोलते हैं, टिप या फिर पॉइंट बोलते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यह वाला हिस्सा हमारा जो भाई, यह पूरा हिस्सा यहां से यहां तक ये बिना दांतों के जो बच जाता है, इसको हील बोला जाता है, हील। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे तो यह क्या कहलाएगा भाई, शोल्डर। मैंने बताया भी था कि जैसे हम लोगों का यहाँ पे होता है ना, ये शोल्डर है ना, ये हमारा क्या है, शोल्डर है, जहाँ पे कर्व भाग हो रहा है, तो वैसे यहाँ पे कर्व बन रहा है तो शोल्डर कहलाता है। ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है हमारा, ये वाला, ये हमारा टैंक कहलाएगा, टैंक। ये जो एक्स के रूप में इसको पूछ रखा है ना, इसी को पूछ रखा है ना, ये हमारा फेरुल कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, फेरुल। और यह जो है हमारा हैंडल। सारे पार्ट के नाम हो गए। फेरुल देखिए वृत्ताकार मेटल का छल्ला होता है, इसका काम यह होता है कि जब हम लोग हैंडल को टैंक में लगाते हैं, टैंक जब हैंडल के अंदर डाला जाता है ना, लकड़ी का हैंडल होता है, अगर हम वृत्ताकार छल्ला नहीं लगाएंगे तो हैंडल क्रैक हो सकता है, फट सकता है, इसीलिए आगे फेरुल लगा देते हैं, जो मेटल का वृत्ताकार छल्ला होता है, जो हैंडल को क्रैक होने से, फटने से बचाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, क्या है, फेरुल, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कई बार लंबाई पूछता है कहां से कहां तक लिया जाता है, तो देखिए पॉइंट से लेकर के हील तक, पॉइंट से लेकर के हील तक ये जो होता है, यही हमारी फाइल की लंबाई होती है। कहां से कहां तक, टिप या पॉइंट से हील तक जो होता है, फाइल लेंथ होती है, फाइल की लंबाई होती है, फाइल लेंथ या फाइल की लंबाई होती है। ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये सारे पार्ट आपके नाम क्लियर हुए होंगे, किसका क्या काम है और हम लोग क्या यूज करते हैं, और यहाँ पे लंबाई किसी लिया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, अगला है विच फाइल इज यूज टू मेक द जॉब क्लोज टू द फिनिश साइज। मतलब कौन सी हमारी फाइल जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए उपयोग किया जाता है, जॉब को फिनिश साइज के करीब लाना, ठीक है। जो लोग मेरे साथ ग्लोबल IT मोबाइल ऐप पे जुड़े रहे होंगे, अब तक वो लोग ये क्वेश्चन सही कर चुके होंगे, क्योंकि मैंने वहां पे पूरा डिटेल में सब चीजें बताई भी थी, और यह वाला एग्जैक्ट सेम टू सेम यही लाइन मैंने वहां बताया भी था फाइल पढ़ाते समय, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम बात करें पहले सिंगल कट फाइल। सिंगल कट फाइल कौन सी होती है, जिसमें सिंगल कट होता है। यह फाइल आपको दिख रही है, एक ही कट बना हुआ सिंगल कट फाइल। ये सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज किया जाता है, और ये जो एंगल होता है हमारा, जो दांते काटे जाते हैं 60 डिग्री के एंगल से काटे जाते हैं। कर्व कट फाइल, तो यह वाली जो हमारी फाइल आपको दिख रही है ना, यह फाइल, यह हमारी कर्व कट फाइल है। इसको हम लोग विक्सन फाइल
विक्सन फाइल या फिर सर्कुलर फाइल के नाम से भी जानते हैं। विक्सन या सर्कुलर कट फाइल के नाम से भी जाना जाता है। विक्सन या सर्कुलर कट फाइल के नाम से जानते हैं। जो इस तरह से इसमें देख रहे हैं ना, इसमें जो दांते कटे हुए हैं ऐसे सर्कुलर कट में कटे हुए, और दांते एक दूसरे के समांतर होते हैं। सभी दांते एक दूसरे के समांतर होते हैं, सर्कुलर कट में बने होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, कर्व कट या सर्कुलर कट फाइल। यह भी हमारा शॉर्ट मटेरियल के लिए यूज होता है, थोड़ी गहरी कर्तन करता है, गहरी कटाई करता है। उसके बाद आएगी बारी, देखिए डबल कट वाली। देख लीजिए यह जो फाइल है हमारी ना, ये डबल कट फाइल है। क्या है भाई, डबल कट फाइल है। डबल कट क्यों कह रहे हैं, देखिए इसमें एक ही दाता कटा था सिंगल कट, इसमें दाता काटने के बाद फिर दूसरी दाता भी काट दी, तो डबल कट बोलते हैं। इसमें भी कुछ चीजें हैं जिसको हमें जानना जरूरी है, मैं आपको बता देता हूं कि जैसे जो पहला दाता काटा जाता है ना, इसको प्रथम पंक्ति बोलते हैं। और यह जो एंगल बना होता है, जो पहला दाता कट रहा होता है, ये किस एंगल पे काटा जाता है, तो ये जो पहला दाता हम लोग काट रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, इसका जो एंगल रहता है ना, ये 70 डिग्री रहता है। और इसको, इस वाले को हम लोग पहले वाले को क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है ओवर कट। अब पहला दाता पूरा काटने के बाद अब दूसरा दाता इसके ऊपर काटना शुरू करेंगे। तो यह इस दाते के ऊपर दूसरा दाता काटा गया, इसलिए दूसरे वाले दाते को जो हम लोग काटते हैं 51 डिग्री पे काटते हैं। एक सेकंड रुक जाइएगा, कितने पे काटते हैं, 51 डिग्री पे। क्लियर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, फिर से मैं लिख देता हूं। 51 डिग्री पे काटा जाता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग अप कट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अप कट, जो इसके ऊपर काटा जाता है। एंगल भी ध्यान रखिएगा, यह ज्यादा मेटेरियल काटेगा। डबल कट है तो सिंगल कट के पीछे थोड़ा ज्यादा मेटेरियल काटेगा। उसके बाद देखिए सेकेंड कट फाइल है, ठीक है। सेकेंड कट फाइल क्या होता है, देखिए यह जो हमने सिंगल कट, डबल कट या दांतों की कटिंग के आधार पे बताया, जो सेकेंड कट फाइल है लग रहा है दांतों की कटिंग के आधार पे, जबकि यह दांतों के ग्रेड के आधार पे है। जैसे रफ फाइल, बास्टर्ड फाइल, सेकेंड कट फाइल, यह सब एक साथ आते हैं, ठीक है। तो जो रफ फाइल होता है हमारा, जो रफ फाइल होता है ना, रफ फाइल, इसमें जो दांते होते हैं ना, 5 से 8 दांते प्रति सेंटीमीटर होते हैं। फिर बास्टर्ड फाइल आता है। बास्टर्ड फाइल यह हमारी सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज होती है। बास्टर्ड फाइल हार्ड और सॉफ्ट दोनों के लिए यूज होती है। इसमें जो होता है 9 से 13 दांते प्रति सेमी होते हैं। कितना भाई, 9 से 13 दांते प्रति सेमी। फिर सेकेंड कट फाइल इसी के जस्ट बाद आता है। यह जनरली हमारा हार्ड मटेरियल के लिए ज्यादा अच्छा माना जाता है। किसके लिए, हार्ड मटेरियल के लिए। और इसमें जो दांते होते हैं ना, 14 से 17 दांते प्रति सेमी, 14 से 17 दांते प्रति सेमी होते हैं। हार्ड मटेरियल के लिए ज्यादा अच्छा माना जाता है। और यही हमारा जॉब को फिनिश साइज तक पहुंचाने का काम करता है। आई बात समझ में, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जॉब को फिनिश साइज तक करीब लाने के लिए सेकंड कट फाइल। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला कह रहा है किस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं। कौन सी फाइल है जिसमें समानांतर किनारे होते हैं और पूरी लंबाई में होते हैं, समानांतर किनारे पूरी लंबाई में होते हैं, तो वह हमारी होती है भाई हैंड फाइल। यह वाला जो फिगर है आपको यह दिख रहा होगा। देखिए हैंड फाइल में क्या होता है, देख रहे हैं ना, ये पूरी लंबाई में इसकी चौड़ाई एक समान है। पूरी लंबाई में इसकी चौड़ाई एक समान है। और दो चीजें होता है इसमें, एज भी होता है ना, साइड वाले इसी को हम लोग एज बोलते हैं ना, इधर भी एज होगा और इधर भी एज होगा। तो एक पहचान है भी है कि इसके एक एज पर दांते कटे होते हैं, एक एज पर तो दांता कटा होगा इस तरह पे, लेकिन दूसरा एज बिना दांतों के होता है और इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, सेफ एज कहते हैं, जो बिना दांतों के होता है। ये हमारी हैंड फाइल होती है, ठीक है। इसी में जो हमारे किनारे होते हैं, लेकिन पूरी लंबाई में एक समान है, कहीं भी टेपर नहीं होते, नहीं तो ज्यादातर फाइलें लास्ट का 1/3 भाग टेपर में बना होता है। बास्टर्ड फाइल, अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि सॉफ्ट और हार्ड दोनों मटेरियल के लिए यूज होता है। रफ फाइल के बाद बास्टर्ड फाइल आता है, इसमें लगभग 9 से 13 दांते प्रति सेमी होते हैं, ठीक है। सिंगल कट फाइल, यह आपने अभी जस्ट पीछे देखा था, एंगल कितना था भाई, 60 डिग्री था। उसके बाद रास कट फाइल देखिए यह है, ये वाली जो फाइल है हमारी ना, रास कट फाइल है। देखिए ये हैंड फाइल का हिस्सा दिखाया गया था, देखिए इधर भी दाता, नीचे भी दाता, लेकिन एक साइड दाता एज पे नहीं दिखाया गया क्योंकि एक एज बिना दांतों के होगा। देखिए रास कट फाइल की बात करें तो यह, इस पे जो दांते होते हैं ना, अलग अलग पंच द्वारा उभार करके बनाए जाते हैं। और खास बात यह है कि यह फाइल हाफ राउंड आकृति में पाई जाती है, ध्यान दीजिएगा, यह फाइल हाफ राउंड आकृति में पाई जाती है, हाफ राउंड आकृति में। पंच द्वारा दांते अलग अलग उभार के बनाए जाते हैं, या लकड़ी, चमड़ा, या फिर जो घोड़ा या भैंस, गाय, जो भी उनके जो खुर होते हैं उनको घिसने के लिए, घोड़े के खुर को घिसना हो या लकड़ी हो, चमड़ा हो, जैसे जो पंचर की दुकानों पे ट्यूब को पंचर लगाते थे तो इसी फाइलिंग के फाइल करके तब पंचर लगाते थे, तो इन सब कामों के लिए रास कट फाइल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया था भाई, वाला ऑप्शन हमने टिक किया, किस फाइल में पूरे लंबाई में होते हैं, हैंड फाइल, ऑप्शन ए सही है ना, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए। बेंच वाइज को बनाने की सामग्री क्या है। बेंच वाइज को हम लोग किस मटेरियल का बनाते हैं, देखिए ये आपके सामने बेंच वाइज है भाई, क्या है, बेंच वाइज है ना।
इसके पार्ट्स के नाम देख लीजिए, ठीक है, इसका पार्ट्स का नाम देख लीजिए एक बार ना। ये हमारा बेंच वाइस है, ये हमारा क्या है, ये जॉ आगे पीछे मूव होता है मूवेबल जॉ, ये जॉ फिक्स रहता है तो फिक्स जॉ, और ये हमारा हैंडल है, ये हमारा स्पिंडल है, ठीक है। यहाँ पे आगे दोनों की जॉ प्लेट लगी होती है जो हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। मेन पूछ रहा है कि बेंच वाइस किस मटेरियल की बनाई जाती है। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी अगर हमारा जॉब है या कह लीजिए कोई भी मशीन टूल जो भी है, तो जो कंप्रेसिव फोर्स जिसके अंदर सहन करने की क्षमता ज्यादा होती है वो कास्ट आयरन होता है। कास्ट आयरन ऐसा मटेरियल है जो कंप्रेसिव फोर्स ज्यादा सहन कर सकता है। क्या कर सकता है, कंप्रेसिव फोर्स ज्यादा सहन कर सकता है। कौन, कास्ट आयरन। तो जहां पर भी कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, दबाव फोर्स लगेगा, वहां पे हम लोग उस टूल को, उस सामान को, उस मशीन को किसका बनाएंगे, कास्ट आयरन का बनाएंगे। वैसे बेंच वाइस में देखिए, बेंच वाइस में क्या होता है, किसी भी जॉब को इनके बीच में से पकड़ा जाता है। जब जॉब को आप पकड़ोगे, हैंडल को घुमाओगे, तो हैंडल क्या करेगा, जॉब को वाइस अपने बीच में दबाती है, जब दबाएगी तो कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, और कंप्रेसिव फोर्स कौन अच्छा सहन कर लेता है, कास्ट आयरन सहन कर लेता है। इसीलिए हम लोग बेंच वाइस का किसका बनाते हैं, उसकी बॉडी को कास्ट आयरन का बनाते हैं। आई बात समझ में। जबकि यहाँ पे इसकी जो जॉ है, तो आगे देखिए जॉ प्लेट लगाई जाती है, जॉ प्लेट अलग से लगाई जाती है, क्योंकि बार बार जॉ को पकड़ने निकालने में वो जबड़ा घिसे ना, तो जो जॉ प्लेट होती है वो हाई कार्बन स्टील की बना दी जाती है, ठीक है, हट जा करके। कई बार ये भी पूछता वाइस की साइज किससे लिया जाता है, तो इसकी जॉ की चौड़ाई से। वाइस का साइज कहां से कहां तक, जबड़े की चौड़ाई से लिया जाता है, और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। चलिए यहाँ पे एक और चीज देख सकते हैं, देखिए टूल स्टील है, हाई कार्बन स्टील है, इससे भी पता चल जाएगा कि ये दोनों तो, टूल स्टील को ही तो हाई कार्बन स्टील कहते हैं, तो ये दोनों तो एक ही चीज है, तो ये सही हो ही नहीं सकता, दो ऑप्शन तो सही होंगे नहीं। अगला देखिए, विच मार्किंग मीडिया प्रोवाइड क्लियर लाइन ऑन मशीन फिनिश सरफेस, कि जो हमारी मशीनिंग की गई सरफेस है, फिनिश सरफेस है, ठीक है, उसकी बात कर रहा है कि जो मशीनिंग की हुई फिनिश सरफेस है उस पर लाइनें खींचने के लिए कौन सा मार्किंग मीडिया यूज करेंगे, तो उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं पर्सियन ब्लू। मैंने बताया था आप लोगों को कि फिनिश सरफेस मतलब जो मशीनिंग की गई सरफेस है, पीछे भी एक क्वेश्चन आ चुका है, तो उसके लिए पर्सियन ब्लू यूज करते हैं। इसकी कमी यह है कि यह देर से सूखता है, जल्दी सूखता नहीं है, या कह सकते हैं एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, जल्दी सूखता नहीं है। जबकि हमने बात किया था जो व्हाइट वाश होता है हमारा, ये रफ सरफेस हो, फोर्जिंग की गई सरफेस हो, ढलाई किया गया, कास्टिंग किया हुआ सरफेस हो, उस पर व्हाइट वाश लगाते हैं। वो भी चाक के साथ पानी नहीं मिलाते, मिथाइल स्पिरिट मिलाते हैं, जिससे कि उस पर जंग ना लगे। कॉपर सल्फेट की बात हुई थी, इसमें पानी मिलाने के बाद इसमें 2-3 बूंदे नाइट्रिक एसिड की मिला देते हैं, इसीलिए जिससे वह जल्दी हो। प्लस नाइट्रिक एसिड मिलाने की वजह से क्या होता है, जहरीला हो जाता है, इसीलिए इसके रख रखाव में सावधानी बरतनी पड़ती है। कॉपर सल्फेट में, सेलुलोज लेकर में क्या होता है, यह हमारा व्यापारिक रूप से उपलब्ध है, कई रंगों में मिलता है, और यह जल्दी सूख जाता है। जबकि पर्सियन ब्लू लेट से सूखता था, यह जल्दी सूख जाता है, जल्दी सूख जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला कह रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्लॉट प्रोवाइड इन द स्लॉटेड एंगल प्लेट। ये जो स्लॉटेड एंगल प्लेट है, इसमें स्लॉट क्यों प्रोवाइड किए गए हैं, यह भी बताया हुआ क्वेश्चन है। भाई स्लॉट क्यों देते हैं, स्लॉट इसलिए देते हैं जिससे कोई भी जॉब जब इसको हमें पकड़ना हो, क्लाइंब करना हो, तो आसानी हो। वजन हल्का करने से कोई मतलब नहीं है, वजन कम करना है, बेहतर दिखावट, इन सब से कोई मतलब नहीं। मेन है क्या, इसलिए होल बने होते हैं, स्लॉट बने होते हैं, जिससे जॉब को क्लैंप किया जा सके, क्लैंप वगैरह की मदद से। तो ऑप्शन ऐसे हो जाएगा जॉब क्लैंपिंग के लिए। और ये जो दोनों हिस्सा इसमें दिख रहा है ना, इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, इन दोनों को रिब कहते हैं। क्या बोला जाता है भाई, रिब बोला जाता है, रिब। यह क्यों दिया जाता है, यह प्रिवेंट डिस्टोर्शन से बचाने के लिए, विकृति से बचाने के लिए। यह भी आगे क्वेश्चन आएगा कि एंगल प्लेट को विकृति से बचाने के लिए, उसके आकार में दिक्कत ना आए लंबे समय के बाद। ऐसा ना सिर्फ अगर दोनों ऐसे हिस्सा खड़ा था, धीरे धीरे वो झुक जाता आगे को या पीछे को, इसीलिए दो सपोर्ट प्रदान कर दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। Which caliper is used to mark the center of round bar? राउंड बार का सेंटर निकालने की बात कर रहा है, मुझे नहीं लग रहा बताने की जरूरत है, आप लोगों को मैंने बता रखा है कि हमारे पास ऐसा राउंड बार होता है। ये हमारा क्या है, यही जो इंस्ट्रूमेंट है, जेनी कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर या लेग एंड पॉइंट कैलिपर। इसकी मदद से एक बार इधर लगा करके इधर से ऐसे चाप लगाते हैं, फिर इधर से चाप लगाते हैं रख के, फिर यहाँ रख करके फिर ऐसे चाप लगा देते हैं, फिर इधर रख करके ऐसे चाप लगा देते हैं। इसकी लग करके दोनों को मिला देते हैं, जहां पॉइंट मिलता है वही हमारा सेंटर हो जाता है। किसकी मदद से, उस वाले की मदद से, जेनी कैलिपर की मदद से। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट कह लीजिए, या फिर ऑड लेग कह लीजिए, या फिर लेग एंड पॉइंट कैलिपर कह लीजिए, ये सब इसके नाम है। ठीक है, चलिए, ये वाला जो फिगर था उसी का था। अगला है इनसाइड कैलिपर।
ठीक है। इनसाइड कैलिपर कौन सा है भाई, जो आंतरिक माप लेता है, इसके पैर दोनों बाहर की तरफ मुड़े होते हैं, देखिए ये वाला जो इनसाइड कैलिपर। किसी ग्रुप का, किसी पाइप के अंदर का माप लेना है, किसी ग्रुप का माप लेना है तो इनसाइड कैलिपर यूज किया जाता है। आउटसाइड कैलिपर क्या होता है, तो बाहरी माप लेने के लिए, इसके पैर अंदर की तरफ। इनसाइड कैलिपर के पैर बाहर की तरफ मुड़े होते हैं, आउटसाइड कैलिपर के पैर अंदर की तरफ मुड़े होते हैं। लेकिन नाम है आउटसाइड तो काम भी है बाहरी माप लेना, नाम है इनसाइड तो काम भी है आंतरिक माप लेना। ये आउटसाइड कैलिपर हो गया। लास्ट है फर्म ज्वाइंट कैलिपर। तो देखिए यह जो मैंने दोनों फिगर ले रखा है वही समझाने के लिए फर्म ज्वाइंट को। फर्म ज्वाइंट वाले में क्या होता है, यहाँ पे देख रहे हैं दो लेग है और दोनों लेग को हम लोग यहाँ पे फर्म ज्वाइंट रिविट के द्वारा जोड़ देते हैं, या फिर कह लीजिए पिवट के द्वारा, हमने रिविट लगा के पिवट के द्वारा जोड़ दिया। अब इसको खोलने या बंद करने के लिए हम लोग हाथ के बल से खोलेंगे या बंद करेंगे। तो अगर थोड़ा बहुत कम ज्यादा करना हो ना तो इससे बड़ा मुश्किल होता है कि आप हाथ से हल्का से कम करना चाहोगे ज्यादा दब जाएगा, थोड़ा खोलना चाहोगे ज्यादा खुल जाएगा, तो यह मुश्किल करता है। प्लस दूसरी क्या दिक्कत आती है कि मान लीजिए कोई जॉब की माप आपने एक बार भर लिया, फिर उसको आप बार बार यूज करना चाहोगे तो किसी भी हाथ से अगर गलती से थोड़ा बहुत टच हो गया, दब गया, तो इसकी माप बदल जाती है फर्म ज्वाइंट वाले की। लेकिन एक और आता है हमारे पास, क्या, यह फर्म ज्वाइंट है हमारा स्प्रिंग ज्वाइंट। तो जो यह साइड में हम लोग देख रहे हैं स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर है, यहाँ पे एक गोल कमानीदार स्प्रिंग लगा दी जाती है, ठीक है, और इसमें एक एडजस्टिंग नट भी लगा होता है। तो इसकी लंबाई को कम ज्यादा जब हमें करना होता है तो इस एडजस्टिंग नट की मदद से करते हैं। नट को थोड़ा सा घुमाएंगे तो थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा लूज करेंगे तो थोड़ा ज्यादा होगा, मतलब थोड़ा सा कम ज्यादा करना बहुत आसान हो जाता है इस एडजस्टिंग नट की मदद से। कौन से वाले में, स्प्रिंग ज्वाइंट वाले में। प्लस इसमें जो एक माप हमने भर लिया, अब आप इसे कितना भी दबाओ छोड़ो या हमेशा वही माप रहेगा, दबाओगे दब जाएगा लेकिन छोड़ते फिर वहीं पहुंच जाएगा। तो इसकी माप बदलती नहीं है, एक बार आप माप भर करके कई बार यूज कर सकते हैं। इसमें माप को एक बार भर करके कई बार यूज किया जा सकता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर कहते हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहेगा। चीजें समझ में आई होंगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और काम आपका यहीं पे नहीं खत्म होता है, जैसे ही आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ वीडियो, तुरंत आपको कहाँ जाना है, वेबसाइट पे जाना है। कहाँ जाना है भाई, वेबसाइट पे जाइए, ग्लोबल ITS सर्च कीजिए गूगल में, जैसे ही खुलेगा पहले वाले पे क्लिक कर लीजिए, ओपन हो जाएगा। नीचे स्लाइड कर दीजिए, यहाँ पे देखिए IIT मॉक टेस्ट लिखा हुआ, क्लिक कर लीजिए। ऐड वगैरह ऐसा कुछ आता है तो यहाँ से बंद कर सकते हैं आप, ठीक है। फिर नीचे स्लाइड करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर मॉक टेस्ट, इस पे हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लिया हमने, नीचे गए, अब यहाँ देखिए टेस्ट शुरू, टेस्ट 1 टेस्ट 2। तो जैसे ही आपका मतलब खत्म होता है उसके बाद आप लोग टेस्ट स्टार्ट कर लीजिए। टेस्ट को दे करके आप चेक कीजिए कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया, ठीक है, और उसको कमेंट करके बताइए कि हाँ सर मेरा इतना क्वेश्चन सही हुआ था। उसके बाद आपके यहाँ कंप्लीट होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।